माटी जहाँ की सोने सी चमके, खेत खलिहान रस भर खनके, पधारो म्हारे देश जहाँ का आह्वान, निश्चल निर्मल सुशोभित जो, वो है मेरा रंगीला रसीला राजस्थान। और इसी रसीले राजस्थान की माटी में रचा बसा है हमारा खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। आपके साथ मैं हूँ रोशनी और मेरे साथ मौजूद हैं मैं हूँ विक्रम सिंह राजपुरोहित। आप सगड़ा रो घणे मानसू, घणे प्रेमसू, घणे चावसू और घणे कोटसू स्वागत करा हाँ अलबेलो राजस्थान में। जिसकी बात करी रोशनी जी खेत खलिहान रसीलो रंगीलो राजस्थान और राजस्थानी भाषा अठे राजस्थानी बोलियां हर जगह री अलग अलग बोली और हर बोली में तो मिठास है और उन मिठास ने संस्कृति ने ले आया पा कि मैं अलबेलो राजस्थान में। तो आप शुरुआत करी ही रोशनी जी, तो आज रो दिन बड़ो कुछ खास लाग रही है। बिल्कुल खास है क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। हाँ। और जो हमारे देश की बात करा या हमारे परिवार की बात करा बिके बिना तो हमारी जो जिंदगी है वह अधूरी मान लो थी। बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज को जो दिन है वो बहुत ही खास है क्योंकि परिवार के बिना जीवन की कल्पना ही को नहीं करी जा सके। बिल्कुल सगड़ा हिल मिलने रहवा, भेड़ा रहवा, साथे रहवा, सागे रहवा, अलग अलग भाषावां है पर उनो जिको सार है वो एक ही है कि अंतर्राष्ट्रीय वो परिवार रो दिवस है। और बाद में बात कर लें, आज जो गेस्ट है बारो परिचय करा दूं, वे भी अपना परिवार से जुड़िया है और राजस्थान की राजनीति में बहुत वरिष्ठ चेहरो है, जयपुरा बेटी है और जयपुरा मानिता सांसद है। तो घणे मानसू स्वागत करा हाँ आदर जोग मंजू जी शर्मा, आप बहुत बहुत स्वागत है अलबेलो राजस्थान। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बात आपके प्रारंभिक जीवन से करना चाहेंगे कि कैसे शुरुआत हुई, क्योंकि जयपुर में आप पली बड़ी हैं, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जो जयपुरी भाषा में बता दो और ही अच्छा लाग सी। बिल्कुल कोशिश करूँ छू। हाँ बिल्कुल। मेरी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में हुई। हमारे घर के पास ही गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें हम पढ़े। हम जब पढ़ रहे थे तब वो 8th मिडिल स्कूल था। पढ़ते पढ़ते जब हमने कहा दूसरी जगह एडमिशन लेना है, पिताजी ने कहा यहीं पढ़ो आप, तो उस प्रमोट हुआ स्कूल और 10th हुआ, 11th हुआ। वो जमाना में 11वीं पाछे कॉलेज में जानो पड़े छो। तो 11वीं के पाछे हम कॉलेज में हुए एडमिशन। उस समय हमारे पिताजी शिक्षा मंत्री थे। जी। तो नंबर कम आया तो एडमिशन कॉलेज में हुयो को न महारानी में तो के जंडे होवे उन्डे पढ़ो, मैं तो कौन क्यों कोई नहीं। तो हम फिर पाछे कनोड़िया में एडमिशन लियो और उन्हें ग्रेजुएशन कनोड़िया से करो। और राजनीति की झंडे तक बात है। पिताजी बहुत जल्दी से जब जनसंघ ने नींव रखवा में फाउंडर मेंबर्स में है, तो संघ ने काम करता करता जब जनसंघ को गठन हुयो तो जनसंघ को काम करवा के ताई माने जनसंघ के ताई राजनीति में भेजो। और वो जब से लेकर अभी तक, जब तक वे राजनीति में काम सेवा करी जयपुर की जनता की। और घर में माहौल में देखो पिताजी कने सब आवाड़ा जावाड़ा रहे और वे अपनी समस्या ले आवे और फिर वो उनको समाधान हो जब राजी राजी आवे और वहाँ ने खूब आशीषां देवे। तो वो सब देखकर मने भी लाग्यो कि यो सेवा को भाव उन्हें से जागे और मैंने यो काम आपने भी करते रहना चाहिए। तो थोड़ो थोड़ो यो छो कि उन्हें से भाव जे जाग्यो की जनता की सेवा में आपने जानो चाहिए। बिल्कुल। और जो आप बात बताई कि अभी टाइम शिक्षा मंत्री जी हाँ आपका पिताजी, आप पढ़वा में क्या हाँ आप मतलब शिक्षा मंत्री आज जरूर अच्छा पढ़ता है या आप शुरू पढ़ाई में बड़ा अच्छा नॉर्मल हाँ। तो कहीं रुचि ही भी टाइम आप सोचे हो आगे कि ई लाइन में जानो है राजनीति में, या डॉक्टर बनवा रो सोचे हो, इंजीनियर बनवा को सोचे हो? नहीं, मैं वो भगत पायलट बनवा को सोचे हो। जो ग्लाइडिंग भी हूँ कर कई दिन तक 1 महीना तक ग्लाइडिंग भी करी जी। लेकिन राजनीति में आना एक सहयोग तो नहीं कह सकती क्योंकि माहौल मेरा रहा है हमेशा से। लेकिन हाँ, राजनीति में कभी चुनाव लड़के सांसद बनूंगी ऐसा कभी भी नहीं सोचा। ऐसा सपना लेके भी कभी राजनीति में काम नहीं किया। सेवा का भाव शुरू से घर में देखा था, उसी भाव से राजनीति में काम करते रहे जी। और जो भी जिम्मेदारी पार्टी ने दी उसको निभाते रहे जी। बिल्कुल, जैसे अभी आपने बताया कि जो आपका बचपन है, पारिवारिक जो आपका माहौल रहा है, क्या क्योंकि राजनीति आपके शुरू से ही आपने बहुत करीब से देखा है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आपका जो मन बदला होगा या वो घर पे जो चर्चाएं हुई होंगी उसको लेकर क्या कुछ बदलाव अपने जीवन में देखे कि आप भी बड़े होके राजनीति में आएंगे?
नहीं, मैंने आपको बताया कि घर का माहौल जो हमने देखा, जी। पिताजी के पास लोग आते थे, अपनी समस्याएं लेके आते थे, जब उनकी समस्याओं के समाधान हो जाते थे तो खुश होके आते थे। कुछ बुजुर्ग महिलाएं आती, आशीर्वाद देती थी। सबके अलग अलग तरीके के काम होते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, और तो हमें भी लगा कहीं ना कहीं कि नहीं, ये काम करना चाहिए, लोगों की सहायता मदद करना चाहिए जितना भी हो सके। तो उसको लेकर के, और फिर दूसरी बात यह है कि विशेष तौर से महिलाओं की बात मैं करूंगी, क्योंकि उनको तो जब मौका मिले, घर वाले ससुराल वाले करने दें तो वो कर पाते हैं। सो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे घर वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे नहीं रोका और मेरे ससुराल वालों ने भी नहीं रोका। सो मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई। जी बिल्कुल। आप जयपुर की सांसद हैं, और अगर आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो जिस तरीके से आप जनता के लिए जो कार्य कर रही हैं, उसको लेकर आपकी क्या कुछ योजनाएं हैं? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि मेरा जयपुर भी सब में नंबर 1 बने। आज अगर हम सफाई की बात करते हैं तो हम हमेशा इंदौर की बात करते हैं, क्यों नहीं मेरा जयपुर नंबर 1 आ सकता है? उसके लिए प्रयास हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। अगर हम सोचें कि गवर्नमेंट इसमें कुछ कर लेगी, समाज का उसमें पूरा पूरा सहयोग चाहिएगा। आज अगर हम कहीं और किसी भी जगह की बात करते हैं तो वहाँ की जनता का पूरा पूरा सहयोग रहता है, तब वो जाकर के आगे आते हैं। तो मेरा पूरा यह है कि मेरे क्षेत्र की चिकित्सा सुविधाएं बेटर हों, बहुत अच्छी रहें, शिक्षा में भी हम नंबर 1 पर जाएं, हम सफाई में भी नंबर 1 पर जाएं, हम उद्योग में, व्यापार में, पर्यटन में भी नंबर 1 पर जाएं। और उसके लिए हमारी सरकारें दोनों, केंद्र सरकार भी और हमारी राजस्थान सरकार भी काम कर रही हैं। और आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय से हम अभी प्रोग्रेस पर हैं। विद्यार्थियों की पेपर लीक की बात जो पहले होती थी, अभी सरकार ने एक कैलेंडर बना दिया है, तो बच्चे अपने टाइम से एग्ज़ाम दें, उनको आगे जो एडमिशन लेने या कंपटीशन में जाना है वो टाइम से जा सके। जी बिल्कुल। और जब बात करें आप सांसद तो हो ही है, जयपुर मान्यता सांसद, पर आप एक माँ भी हो, एक गृहिणी भी हो, एक पत्नी भी हो, तो सगली चीज़ा एक सागे आप किकर सामंजस्य बैठाओ, आप रो एक जो रूटीन व दिन रो वो किकर मैनेज करवा? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये मैं ही नहीं, हर वो महिला एडजस्ट करती है जो घर के अलावा बाहर काम करती है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, चाहे आप हैं, सबको टाइम लिमिटेड तो वही है, सबको समय घर में भी देना पड़ता है। और ये मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि परिवार में सब एडजस्ट करते हैं, तो कोई दिक्कत आती नहीं है। समय मिलता है तो उनके बीच में भी रहते हैं। आप में जिम्मेदारियां ज़्यादा है, हाँ, दूसरा लोग बहुत ज़्यादा है। यही मैं कह रही हूँ, जिम्मेदारियां ज़्यादा है। बात मैंने जब सर्विस की करी तो आपका तो एक टाइम लिमिट है, 10 बजे आए 5 बजे चले गए। हमारा कोई टाइम लिमिट नहीं होता। कई बार तो बच्चों से भी मिलना नहीं होता, सुबह जल्दी निकल गए, लेट घर पहुँच रहे हैं, लेकिन सब मैनेज कर लेते हैं, हो जाता है। बिल्कुल। अब राजनीतिक यात्रा की बात कर ला रोशनी जी, जब आप रो नाम घोषित हो पहली महिला सांसद एक प्रत्याशी के रूप में, और एक रैली आज भी याद है परकोटा के मायने जब प्रधानमंत्री जी पूरी मॉनिटरिंग करिया था, अमित शाह जी कने खड़ा है और आप इंट्रोड्यूस होया, वो क्षण वे कुछ यादगार आपने मन में, और बाद में आप जीतिया, वो सारो आप बताओ। बिल्कुल। वास्तव में तो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा या पार्टी मेरे को देगी कि मैं लोकसभा लड़ूं, क्योंकि ये विचार लेके कभी पार्टी में काम किया नहीं। लेकिन हाँ, एक जब टिकट अनाउंस हुआ तो स्वाभाविक एक रोमांच लगता ही है कि अच्छा, मुझे बहुत चुनाव लड़ना पड़ेगा। और मेरे एक स्वभाव में है, मैं बहुत किसी चीज़ को लेके बहुत अति उत्साह भी नहीं होती हूँ, तो बहुत ज़्यादा नर्वस भी नहीं होती हूँ जी। ये मेरे स्वभाव में है। सो ठीक है, पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे। और जो बात आप पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी जब मेरी रैली में थे, तो स्वाभाविक है कि आज देश के गृह मंत्री मेरी रैली में, मेरे चुनाव में मुझे जिताने के लिए आज लोगों से अपील करने आए, तो एक वो क्षण तो यादगार क्षण होता ही है। बिल्कुल, यादगार क्षण जो होता है और जिसके पीछे की जो मेहनत होती है उसमें काफ़ी चुनौतियां भी आती हैं। तो जो आपका जो सफ़र रहा है, राजनीति सफ़र रहा है, उसमें क्या कुछ चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ी हैं? नहीं, मैं चुनौतियों के आधार पर इस बात को नहीं लेती हूँ जी। हर एक फील्ड का अपना काम होता है, हर एक फील्ड में कुछ कुछ चुनौतियाँ। मेरे को तो चुनौती जैसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि हमने शुरू से देखा है और काम जो मिला उसे करा। चुनौती मैं ज़्यादा समझती नहीं कि ये कोई चुनौती वाला विषय। उस संगठन की बात कर लिया रोशनी जी, आप जो शुरुआत करी थी, मैं सांसद बने पहले, आप जो प्रधानमंत्री जी रो जो गृह क्षेत्र है गुजरात, जेठवाणी व टेक्निक्स बताया करेगा, गुजराती है वो मानुस, आप नवसारी में, वलसाड में शुरुआती जीवन गुजारी हो, वो दौरी कुछ संस्मरण आप शेयर करना चाहो तो?
बिल्कुल ज़रूर, मैं बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है। ये पहले वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट हुआ था, उसकी मैं सेक्रेटरी थी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की। उस समय माननीय आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उस समय गुजरात प्रदेश के संगठन के महामंत्री हुआ करते थे। जी। तो बहुत नज़दीक से उनसे मिलने का, उनके साथ काम करने का मौका मिला। सो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। उनका काम करने का तरीका जो आज हम देख रहे हैं, शुरू से ही है। उस समय भी ऐसा ही था? उस समय भी ऐसा ही था जी। डेडिकेशन, राष्ट्र के प्रति समर्पित, और जो बात कह दी उसको करना है। और आज भी वो कार्यकर्ताओं को नाम से पहचानते हैं और बुलाते हैं। जी। अभी के प्रधानमंत्री जी में आप कभी मुलाकात करते होंगे, उस समय के दौर में क्या खास परिवर्तन कुछ नजर आया आपको? अब जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, बाकी बात व्यवहार में मतलब हम जब मिलते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि कोई प्रधानमंत्री से हम बात कर रहे हैं। बहुत नॉर्मल सी बात होती है। बहुत मुश्किल है कि इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद आप इतने नॉर्मल रह सकें। जी बिल्कुल, बहुत ही कठिन काम है। और उनका स्नेह पिताजी से भी बहुत रहा है। मेरे पिताजी भंवरलाल जी शर्मा साहब से, तो पिताजी के जाने से पहले एक बार उनका कॉल आया, प्रधानमंत्री रहते हुए पिताजी से हालचाल पूछा उन्होंने। और एक बहुत, ये बात आपने पूछी है, मैं बता रही हूँ आपको इसलिए। तो पिताजी ने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तेरा वैभव अमर रहे या ना रहे माँ, हम 4 दिन रहें, तेरा वैभव अमर रहे, ये बात करी उन्होंने। तो उन्होंने बिल्कुल सिंपल शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं वही कर रहा हूँ जो मैंने आपसे सीखा है। क्या बात? इतनी बड़ी बात, इतने बड़े ओहदे पर रहने के बाद कोई आम इंसान नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। विधेयकों की अगर बात करें तो ऐसे कौन से विधेयक हैं जिन पर आपने काम किया है और जनता पर इसका प्रभाव पड़ा है? वक़्फ़ बिल के बारे में हमने बात करी है। हम बता रहे हैं लोगों को कि वक़्फ़ में जो लोग कहते हैं कि नहीं, आज उनके पास इतनी सारी ज़मीनें, पूरे देश की 30% से ज़्यादा, तीसरे नंबर पर उनकी संपत्ति है, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो समाज के लिए या किसी जनता के हित में हो। तो वो करना चाहिए अगर हम इतना बड़ा वो लेकर के बैठे हैं। बिल्कुल। और जब देश की बात चाल जावे रोशनी जी, तो आप जिन परिवार से जुड़िया हो, आप पिताजी जहाँ प्रधानमंत्री जी खुद जहाँ की तारीफ करी, तो आने वाले जो पीढ़ी है, बार के यूथ है, इनमें देशभक्ति रो जज्बो जो अब दिख रही हो कुछ सोशल मीडिया में नजर आवे, फिर भी आप कहीं मानो कि देशभक्ति रो एक जज्बो थोड़ो सो और अलग होना चाहिए, या किन दिशा में होना चाहिए? बिल्कुल सही बात आपने पूछी है। देशभक्ति का जज्बा हर व्यक्ति में होना चाहिए, युवाओं में ही क्यों, सभी में होना चाहिए। और होता है, जब कभी देश पर बात आती है तो पूरा देश एक साइड होकर के बात करता है। देशभक्ति सिर्फ सेना की वहाँ लड़ रहे हैं, वही देशभक्ति के और भी काम हम करते हैं। देश को आगे कैसे ले जाना है, उसके लिए जो हम काम करते हैं वो भी देशभक्ति में। मेरा मानना है कि हम देश का नाम रोशन करते हैं, चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, सारी बात हम करते हैं। तो देशभक्ति वो भी है। आज अगर हम स्वच्छता की बात करते हैं हमारे देश के लिए, तो वो भी एक देशभक्ति है। जिनके अलग अलग काम है, सेना का काम है वो वहाँ लड़ेंगे, वो उनकी देशभक्ति है। हम भी देश के लिए यहाँ पे हम कार्य करते हैं, वो भी एक देशभक्ति के उस पर ही गिने जाऊँगी। और आज आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि हम सिंदूर ऑपरेशन को लेकर के तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में कर रहे हैं। और मैं सैल्यूट करती हूँ उन सैनिकों को जिनकी वजह से हमारे देश में हम लोग शांति से रह पाते हैं। और जो जज्बा उन्होंने अभी आतंकवाद के खिलाफ लड़कर के जो दिखाया है, उसके लिए तो बहुत, तो मतलब शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से उनके सम्मान की बात करूं। हमेशा हर सैनिक हमेशा सम्मान प्राप्त करने के योग्य है और उसे हमेशा सम्मान देना चाहिए। और उसी के आधार पर हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, मेक इन इंडिया की बात करी, उन्होंने वो शस्त्र हमारे यहाँ बनाए और उनका उपयोग अभी आतंकवाद के खिलाफ उनको नस्त नाबूद करने में काम लिया। जी बिल्कुल। जो आज का देश का माहौल है वो पूरा देशभक्ति में डूबा हुआ है। हर किसी के जो दिल में है वो देशभक्ति जागी हुई है। और अगर हम युवाओं की बात करें तो जो युवा है, आज की जो पीढ़ी है, कि कहीं ना कहीं उनको भी ये देखने को मिला है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कि एकजुटता के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। तो उसको लेकर क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारी युवा पीढ़ी को? बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो राष्ट्र नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी इसका बहुत बड़ा मैं मानती हूँ कि उनके सहयोग के बिना और उनकी
दिशा निर्देश के बिना ये काम सफल नहीं हो सकता था। जिस तरीके से उन्होंने आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह से हमारी सेना को मजबूत किया, हर क्षेत्र में तीनों सेनाओं को मजबूत किया, और आज मौका पड़ा तो उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि कोई हमारे बीच में किसी को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, हम सक्षम हैं। तो उसको उनको देख करके युवा, स्वाभाविक है कि युवाओं में भी देशभक्ति पहले भी थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को देख के कि जो 24 घंटे उसको, उस जो ऑपरेशन हो रहा था उसको उन्होंने मॉनिटर किया, और उनके जो काम को देखते हैं, और आज देश दुनिया में जो नाम है, जिस देश का नाम लोग पहले बड़े उससे लिया करते थे, आज बड़े गर्व से लेते हैं। और जो हमारे भारतवासी विदेशों में रहते हैं, आज वो भी सीना ठोक के अपने सीने को फुला करके वहाँ बात करते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठा है, तब तक कोई किसी की दिक्कत की बात नहीं है। सो युवाओं में भी जोश है उनके कार्यकलाप को देख के, उनकी बातों को देख के, और जिस तरीके से अभी रिसेंटली जो जवाब दिया है आतंकवाद के खिलाफ, उसको लेकर के युवाओं में बड़ा रोष है। बिल्कुल जो बात आप जो बताई अबार, बिल्कुल जोश है, सेना देश की सेना बने, सॉल्यूट है, जय हिंद हम बोलता रहे हम हर समय। पर आप एक और सवाल जो जयपुर की बात कर लिया, तो जयपुर रे मायने जब आप प्रधानमंत्री जी महिलाओं ने बहुत सारा मौका दिया आप रे रूप में, जैसे जयपुर में आप रो चेहरो और आप वाणी चीज़ ने सच कर साबित करने बतायो। तो जयपुर एक इंटरनेशनल सिटी है, अठे आईफा अवॉर्ड भी होया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में तो घणो नाम है। तो पधारो मारे देश जब आप कहवा तो जयपुर में अड़ी कई चीज़ें आप और कर सका, जब और अच्छों कह सका पधारो मारे देश, पधारो मारे शहर। बिल्कुल, हमारे पास जयपुर में डेवलप करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ हम और पर्यटकों को ला सकते हैं। अभी भी हमारे पर्यटक जो हमारी पुरानी इमारतें हैं उनको देखने जाते हैं, हमारे यहाँ की कल्चर को देखते हैं, हमारे यहाँ के कपड़े, हमारे यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ की बोलचाल, हमारे यहाँ के त्यौहार, हमारे यहाँ का खान पान, ये सभी चीज़ें हमारे विदेशियों को आकर्षित करती हैं। आज देश दुनिया में जयपुर का नाम लेने की आवश्यकता है। जब दुनिया के नक्शे के ऊपर जयपुर पर्यटक के मामले में भी सबसे ऊपर आता है। आपको बहुत गर्व होता है कि जब आप ऐसी जगह से सांसद चुन के जाते हैं जिसको किसी को ये बताने की जरूरत नहीं कि जयपुर कहाँ है और क्या है। जी बिल्कुल। राइजिंग राजस्थान की अगर हम बात करें तो आने वाले समय में हम इसको कहाँ पर देखेंगे? बिल्कुल, मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने प्रदेश की जनता की बात हित में सोचते हुए इतने सारे MOUs करके, और आज उनको यहाँ पर हमारे प्रदेश में कैसे खुशहाली आए, कैसे हमारे बच्चों को रोजगार मिले, कैसे वो परिवार के साथ रह सकें, और कैसे मेरा प्रदेश प्रगति करता रहे। तो राइजिंग राजस्थान होने ही वाला है। बिल्कुल। और एक बात अगर अपन महिलाओं का निकल है, क्योंकि आप सांसद तो हो, पूरे जयपुर का सांसद हो, लेकिन एक महिला वर्ग जरूर प्रतिनिधित्व करो आप, तो महिलाओं वास्ते कुछ और अलग योजना भाई आप ड्रीम है, कोई सपनों है कि महिला वास्ते करना है मैंने जयपुर में या राजस्थान में? हाँ, मैं आपको बता रही हूँ, हमारी दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं बनाई हैं। एक बच्चा पैदा होने से लेकर के और वो स्टार्टअप इंडिया तक जाने तक। आपको देखिए, मोदी जी के आने के बाद 6 महीने आपको पुरुषों को भी छुट्टी दी है कि बच्चों को आप भी दोनों मिलकर के संभालें, अगर दोनों नौकरी कर रहे हैं। ऑफिसेज में भी क्रैच की भी व्यवस्था करी है, माएँ बच्चों को लेकर के जाती हैं। 9 महीने तक फ्री उनकी जो है जांच कराने की भी है, और महिलाएं आगे बढ़ें। आप देख ही रहे हैं, मुझे महिला शक्तिवंदन अधिनियम को ला करके उन्होंने हमारे 33% रिजर्वेशन जो करा है वो आगे भी आपको देखने मिलेगा। और चाहे पढ़ाई की बात दो, हमारी ड्रोन दीदी की बात करें, लखपति दीदी की बात करें, हम कौशल विकास की बात करें, हम मातृ बंधन की बात करें, हम महिला की हर मतलब कोई सा क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें महिलाओं को आगे लाने की बात नहीं है। बहुत सारी योजनाएं हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको यही कहना चाहूँगी। हेल्पलाइन भी करी है उन्होंने, छात्रावास के लिए भी बात करी है दोनों सरकारों ने। तो महिलाओं को कहीं भी सशक्त नहीं रहें ऐसी कोई जगह उन्होंने छोड़ी नहीं है। चाहे अगर जैसे अपराध की कोई बात होती है, हेल्प डेस्क है, वहाँ पे चिकित्सा सुविधा है, वहाँ कानूनी सुविधा है, सारी चीज़ें हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनका
उपयोग जिनको ज़रूरत पड़ती है उनको लें। अगर महिला कोई व्यवसाय करने जा रही है तो उसको नॉमिनल उस पर सरकार पैसे दे रही है, लोन दे रही है, आके आप अपना काम करें। जो कर रही हैं और जो आगे बढ़ना चाहती हैं उनको सब तरीके की सुविधा है। जी बिल्कुल। आप एक महिला बतौर सांसद हैं और संसद की अगर हम बात करें तो संसद में आप महिलाओं के मुद्दे किस तरीके से उठा रही हैं? बड़े जोर से उठाते हैं महिलाओं के मुद्दे। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अब तक महिलाओं के लिए आपने उठाए हैं और जो योजनाएं हैं आपकी भविष्य की वो क्या हैं? भविष्य की यही योजना है कि जो योजनाएं महिलाओं के लिए आई हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और महिलाएं सशक्त हो। अपने आप में मानसिक तौर से उनको सशक्त होना पड़ेगा। कानून बन जाएं, योजनाएं बन जाएं, लेकिन काम उनको ही लेना है। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि महिलाएं अपने आप को कहीं भी कमज़ोर ना समझें जी, और होती भी नहीं है। उनको याद दिलाना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि जितना काम, चाहे आज हम अहिल्याबाई होलकर की बात करें, हम झांसी की रानी की बात करें, हम शुरू से देख लें, आप जब से पृथ्वी पर है तब से महिलाओं को हमेशा आगे ही रखा और सशक्त है। हमारी तो तीनों देवियां महिलाएं हैं जिनको सभी पूछते हैं, और हम तो नवरात्र करते हैं तो जब देवताओं को परेशानी आती है तो देवी की शरण में ही जाते हैं। तो महिलाएं कहीं कमज़ोर नहीं है, सिर्फ उनको परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा याद दिलाने। और मेरा तो ये कहना है कि कोई भी बात हो उनको खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है और लड़ना भी चाहिए जी। तो अपने आप को सशक्त ही मानना चाहिए और सशक्त हैं भी। सिर्फ समय समय पे उनको याद रहना चाहिए कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती। बिल्कुल, आप बहुत कुछ कर दिखाए हो जो हम सोच लेना। आप लोगों ने जो भी वोटर्स आपने वोट दिया, पर एक बात आभार तो आप खुद लोगों का प्रेरणा स्रोत हो, आपका ये यूथ रा आदर्श आप बन चुका हो। लेकिन आपरी बात करा तो आपके टाइम में वे कौन एड़ा है जहाँ की बात आप सोचता सुनता, जहाँ आपका आदर्श है, जहाँ जिनकी बात आपने जिंदगी में तो बहुत प्रभाव डाली हो, आपका प्रेरणा स्रोत है? मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे स्वर्गीय पिताजी भंवरलाल जी शर्मा साहब और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। कौन सी बातें ऐसी है जो आप अपने जीवन में उतारी हो, या कोई खास चीज़ जो आपने याद आवे कि नहीं आ बात तो मैंने जीवन में करनी और आगे भी पीढ़ी ने बतानी है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको भी उदाहरण दिया कि इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी आदमी कितना नॉर्मल और हम्बल होता है, ये आपको उनसे सीखना चाहिए। विनम्रता। तो थोड़ी सी बात में आज हम ये सोच लेते हैं कि हम पता नहीं क्या हो गए। सो कभी अपने मन में भी नहीं ये विचार आना चाहिए कि ठीक है आती जाती चीज़ें हैं, लेकिन इतने बड़े पद, ये सब यही जो आप कह रहे हैं कि प्रेरणा स्रोत, तो लोग ये चीज़ भी नोटिस करते हैं। तो आपको हमेशा वैसे ही रहना चाहिए जैसे हमेशा रह सकते हैं। यही मैंने पिताजी से भी सीखा, और कार्यकर्ताओं का सम्मान करना और उनका दुख दर्द सुनना और उनकी दुख दर्द सुन के जितनी आपसे हो सकती है उनकी मदद करना। जी, आप आरएसएस से भी जुड़ी हुई हैं, तो जिस तरीके से आपने मतलब अगर देश प्रेम की हम जैसे बात कर रहे हैं तो आपके लिए देश प्रेम क्या है? क्योंकि आरएसएस से आप जुड़ी रही, शुरू से ही आपने समाज सेवी के तौर पर लोगों के लिए काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। फिर आरएसएस भी यही सिखाता है कि जब कभी भी कहीं समस्या होती है, आज भी आप देखेंगे कि कहीं चाहे बाढ़ आए, चाहे भूकंप आए, चाहे कहीं फ्लैग हो, चाहे कोई बीमारी फैली हो, सबसे पहले आप देखेंगे कि आरएसएस के कार्यकर्ता वहाँ जाकर के मोर्चा संभालते हैं। तो वही चीज़ हमने सीखी कि कहीं ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले आगे जाके खड़े होना चाहिए। तो संगठन की बात करा, जो आप बात करी, तो संगठन में जैसे आप गुजरात रा मूल मंत्र हो कि संगठन में शक्ति है, लेकिन आप संगठन से जुड़िया हो, अब जो भूमिका है सांसद की और इस टाइम संगठन में, इनमें कहीं बड़ो आप बदलाव महसूस करो हो और कहीं बदलाव आप करनी चाहो आगे? नहीं, संगठन में तो बदलाव करने की आवश्यकता ही नहीं। संगठन में शक्ति है, ये सभी जानते हैं, और वो संगठन में काम करने का लाभ मुझे अभी मिल रहा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के साथ अपना बातचीत करना, उनसे मिलना, और इतना मेरे साथ तो सभी कार्यकर्ता बहुत नॉर्मल उसमें, क्योंकि जयपुर की बेटी हूँ तो मेरे को इतना स्नेह जयपुर से मिला है कि जो आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, जयपुर का स्नेह मिला है, इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने बैठी हूँ। और कार्यकर्ता का यही है कि वो मेरे को दीदी बोलते हैं तो दीदी का भाव भी है, और वो जो संबोधन की जो बात होती है, अगर वो दीदी कह रहे हैं और मेरे दीदी समझ भी रहे हैं, समझते भी हैं, तो मेरे को भी छोटे भाई बड़े जो हैं उनके वो आदर भाव रहता है, तो एक भावनात्मक जुड़ाव है, उसमें काम करने में परेशानी नहीं होती। जी बिल्कुल। जो आज की युवा पीढ़ी है या जो आपके युवा कार्यकर्ता हैं, उसको आप समाज सेवा के लिए कैसे प्रेरित करती हैं? क्या कुछ प्रेरणा आप देना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं उनसे यही कहती हूँ कि बुजुर्गों के सम्मान करो। आज हम
संयुक्त परिवार हमने टूट गए हमारे, जी। उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं हमें समाज में। जो आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी है, हाँ। भी माता आपरो संदेश बहुत जरूरी है। हाँ, सो आपने याद दिलाया तो इसलिए हाँ। मैं जरूर ये बात करूंगी हाँ आज, जी। क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने जो भी नियम कायदे कानून हमारी संस्कृति में बनाए उसको हमेशा लाभ ही हुए हैं। जी आज हम पश्चिम संस्कृति में जाकर के उन चीजों को हमने खत्म जैसा कर दिया, तो आज हम संयुक्त परिवार में नहीं रहते हैं, तो उसके दुष्परिणाम आप देख रहे हैं समाज में। क्योंकि अगर हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो कौन हमारे घर में आता है, कौन जाता है, किससे कैसा व्यवहार है, किससे रखना है। कोई व्यक्ति अगर घर में आया, बच्ची अगर बड़ी है तो बड़े जो घर में रहते हैं उनका ध्यान होता है। तो कई सारी चीजें जो आज हम समाज में नुकसान हो रहा है उस चीज का, तो संयुक्त परिवार का बहुत लाभ है। और सबसे बड़ी बात, आज हम पूजा तो करते हैं गणेश जी की सबसे पहले, लेकिन गणेश जी क्यों पूजे जाते हैं? उन्होंने माता पिता को अपना सब कुछ माना, पूरी पृथ्वी उनके चरणों में मानी। तो हम तो ये मानते नहीं, पर गणेश जी की पूजा हम जरूर करते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि सबको माता पिता के चरणों में, सारी पृथ्वी को सब कुछ सुख वहाँ ही मिलता है, और उनकी सेवा का जो आशीर्वाद मिलता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये वृद्ध आश्रम में आजकल लोग भेज रहे हैं जी उस संस्कृति को खत्म करेंगे। हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है। जी अपने जितने बड़ों का आशीर्वाद लेके आप काम करेंगे उतनी सफलता आपको मिलेगी, मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल। और जो आप बात करी है तो बिल्कुल जो गणेश जी माता पिता ने मानता इर वजह वाणी पूजा हुए, लेकिन जो मूल बात है वह युवा पीढ़ी नहीं समझे। आप बात समझा दी, इन वास्ते आपको बहुत धन्यवाद। एक बहुत अलग सवाल पूछनी चाहूँ रोशनी, जब आपने टाइम तो इन सेवा में मिलना तो बहुत मुश्किल है, खुद वास्ते समय निकाल लो, जब भी खाली समय वे तो आप जो सांसद मंजू जी शर्मा है वे किन रूप में होया करे, एक कुक या फिर कोई सिंगर या फिर कुछ घरी चीज़ें सवारन में खाली समय आपके कर उन्हों उपयोग करो? कुछ भी जो मन करे वही कर लेते हैं। वही जाननी चाहूँ आप मन कहीं करे? घर में भी देख लेते हैं, कुछ सीरियल चाणक्य जैसा सीरियल भी देख लेते हैं। हाँ। जी, कभी कभी कुछ किताब भी पढ़ लेते हैं, और खेल बच्चों को के साथ भी मजे कर लेते हैं। जी, खेल को लेकर क्या रुचि रही है आपकी? क्योंकि बचपन की अगर हम बात करें तो कौन सा खेल था जिसे आप खेलती थी और अभी भी आप चाहती हैं कि मौका मिले तो मैं खेल ही लूंगी? बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं बास्केटबॉल प्लेयर रही हूँ। अच्छा, और अभी एक एकेडमी का मैं उद्घाटन करने गई थी, तो मैंने वहाँ बॉल डबल करके और बॉल भी की थी। तो वो जो खेलता है ना, उसकी दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो वो सबको मिलना, सबके साथ रहना, एडजस्ट करना जान जाता है, और हार को स्वीकार करना जान जाता है। जी बिल्कुल, मेरे को ये लगता है। तो आजकल जो बच्चों में डिप्रेशन आ जाता है, वो हार स्वीकार करना नहीं सीख रहे। तभी हम रोज पढ़ते हैं, कल परसों भी किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया। सो ये अगर हम हार स्वीकार करना सीख जाते हैं ना जीवन में, तो उसको आगे बढ़ने की बात सोचनी पड़ती है। वो वही सोचेगा कि हम जब खेलते खेलते हम क्यों हार रहे हैं, कहाँ हमारी गलत हो रही है, उसको हम ठीक करें। तो जीवन में हम ये क्यों नहीं सोचते कि इस बार कम नंबर आए तो अगली बार कुछ हमने, इस बार जो हमारी कमी रह गई वो हम अगली बार कर लें। जी बिल्कुल। तो टेंशन में जब आते हैं युवा भी, बड़े भी आते हैं, तो मेरा तो ये मानना रहता है कि हम जो परेशानी आ गई उससे निकलें कैसे, उसके लिए सोचना चाहिए, नहीं कि ये क्यों आ गई, कैसे हो गई, उसको सोचने की बजाय। तो खेल ने जो भी कोई खिलाड़ी होगा उसमें ये गुण जरूर होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा है मैम ने कि जब हम खेलते हैं तो हार जीत को बर्दाश्त करने का हमें संयम आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। खेल की भावना जो कहते हैं ना, खेल और खेल की भावना, तो खेल की भावना वो होती है जो खेल नहीं सिखा पाता, लेकिन लोग खेल में उलझे रहते हैं। तो मैं भी पाछो राजस्थानी में आता जाऊँ, कोशिश आई चलना, अलबेलो राजस्थान है तो राजस्थान और बात करा। तो मैम आप री जो फेवरेट, जैसे राजस्थान रे मायने जैसे जयपुर में कोई ऐसी पसंदीदा जगह वाला जटा आप कुछ राजस्थानी व्यंजन बहुत पसंदीदा आप चटकारा लेन खाता होला, या राजस्थान में कोई ऐसी जगह है जटा आप जानो बहुत पसंद करो, या राजस्थानी कोई व्रत त्योहार या कोई पोशाक, ऐसी कोई बात आप जाननी चाहो? हमारे जयपुर में हमारे गणगौर नो मेल और तीज का मेला होता है। तो उसमें बड़ा हमने बचपन में बहुत आनंद, पिताजी लेर जाया करता तो झूलो झूलनो, और ये बहुत मजा करया। अबार भी मैं एक मेला में गई तो उन्हें भी झूलो में देखे, तो बस बचपन आगे लौट रहा। एक बार में झूलिया आप भी तो झूलो बड़ो एक तीज त्योहार को खास चीज होया करती थी, पर पहली जैसा मेला आजकल लागे कौन है साहब।
कई बदलाव मैं आए जो गए। देखा हाँ। बचपन में पूपाड़ी बजाणो, मेला में जार कहीं कहीं खाणो, सबके साथ जाणो, वो अब अबार का बच्चा ने देखवा ने कौन मिलेगा। वो में दो बातें छे, एक तो माता पिता ही कौन जावा दे, पहली बात तो। जी खेलवा कौन दे मिट्टी में, धूप में मत जाओ। हाँ। वो सब होनो चाहिए, मजबूती आवे छे। जी बिल्कुल। मिट्टी में खेलो, धूप में जाओ, खूब खेलबो करे छे, पतंग उड़ाओ। जयपुर में तो घणो पतंग नो शौक बहुत बहुत है। पूरा पूरा दिन धूप के मायने पतंग उड़ावो करे छे। संक्रांत तो 2-3 दिन मनाई जाए रहे। 2-3 दिन, 15-15, 20-20 दिन चाले छे साहब संक्रांत तो। वो भी वो में भी एक आपने जो पतंग उड़ावे छे, एक तो धूप में रहबो, फिर एकदम उसका जो देखते रहते हैं उसको, पतंग को, तो वो उसका मेडिटेशन होता है, उसका ध्यान होता है उसके ऊपर, एकाग्रता बढ़ जावे। एकाग्रता बढ़ती है। हाँ। तो वहाँ के तो खेल जो बचपन में मैं खेल वो करे छे, सितोलिया, गिल्ली डंडा, आज का टाबरा ने पूछो तो मान तो पता ही को नहीं काई हो छे। सर्वांगीण विकास अब तो बहुत पीसा वाला भी होगा सबके घरा में, घना सारा खेल भी आगा जो सारा ऑनलाइन आगा, घरा में हाँ। खेल वो करे छे। हाँ। पण जो फील्ड में खेले छे ना, उनकी बात न्यारी हो छे। तो और इस आप जो बात चली रोशनी, इस तरफ आप कुछ सोचनी करनी चाहो आगे, कोई सोच, क्योंकि आप सांसद हो, और अगर कुछ ऐसी बात आप फैलाओ, आप तरफ से संदेश आवे मैं तो स्पोर्ट्स कराने वाली हूँ अभी। तो और कोई संदेश जो युवा देख रहे हैं, आपने सुन रहे हैं बार, जो आप चीज ऑनलाइन गेमा में उलझ गया है, जो सतोलिया हो गया है, तीज त्योहार ने भूल गया है, बाने वास्ते कोई संदेश? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि घर में खेलने की बजाय बाहर वाले गेम ज़्यादा खेलने चाहिए, फील्ड के गेम ज़्यादा खेलने चाहिए। सर्वांगीण विकास के लिए खेल अति आवश्यक है। और मैं तो माता पिता से, अभिभावकों से भी कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को थोड़ा खेलने भी दो, और ज़्यादा उन पर स्ट्रेस मत डालो। जो वो करना चाहते हैं वो करने दो। तो ये जो सुसाइड वाले केस होते हैं, बच्चे जो डिप्रेशन में जाते हैं, वो नहीं जाएंगे। क्योंकि आज आप, हम, और चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सबको मन का करना अच्छा लगता है। आज बड़ों को भी कोई रोक टोक होती है तो बुरा लगता है। हाँ। तो बच्चों में भी वो चीज़ होती है। अच्छा बुरा में बताना है, ये भी नहीं कि वो गलत मन से कर रहा है तो वो करना है। अच्छी बात अगर हम उसे बताएं। और जहाँ तक कैरियर की बात है, जहाँ बच्चे जो कैरियर करना चाहते हैं उसमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। जी बिल्कुल। साथ ही अगर हम देश प्रेम की भी बात कर लें, क्योंकि जो आज के युवा है उनको भी देश प्रेम के लिए जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल, अपने राष्ट्र के लिए कभी भी जरूरत पड़े तो तैयार रहना चाहिए। राष्ट्रभक्ति में जो मैंने आपको पहले भी बताया कि राष्ट्रभक्ति सिर्फ सेना की बॉर्डर पर लड़ने से ही नहीं हम देशभक्ति कह सकते। देश के प्रति समर्पित रहकर जो भी देश को आगे बढ़ाने के जो काम है, जैसे मैंने आपको कहा, स्वच्छता है, पर्यावरण है, पानी है, उसको बचत करनी है, तो और लोगों की सेवा करनी है, वो भी एक भक्ति है। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि बुजुर्ग घरों में रह रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भी भेज रही है और कमाने भी भेज रही है, तो घर में रह जाते हैं, एक एक दो दो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स अकेले रहते हैं। तो कहीं जहाँ भी आपको, आपके अड़ोस में, पड़ोस में, कहीं भी आपको लगता है कि ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तो जरूर करनी चाहिए। बहुत बहुत अच्छा संदेश दियो रोशनी जी। और जो आप अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है वो सार्थक हो गया आज, क्योंकि आप बहुत सारी चर्चा कर ली, और जयपुर मानिता सांसद आपने सागे बिराजे, और अलबेलो राजस्थान रो जो आज को कार्यक्रम है रोशनी जी, बड़ो अलग सो हो गयो। क्यों? बिल्कुल। और अगर बात देश प्रेम की करा, क्योंकि आपा जो बी अवधारणा से प्रेरित था, वसुदेव कुटुंबकम, जठे में सब एक परिवार। हाँ, तो अगर बी की बात करा तो आज भी हमारे देश की भक्ति की बात कर लिया, देशभक्ति कण कण में बसेड़ी है, और जो देश को माहौल है वो एक देशभक्ति में है, और देशभक्ति ही माने एकजुटता सिखावे। तो इके सागर कार्यक्रम की शुरुआत अंत की हो चुकी है, क्योंकि वक्त हो चुके हैं। पतो ही कौन चालियो, वक्त इतनी जल्दी निकल गयो। तो आप अठे पधारिया, इतो समय दियो, और इतनी अच्छी बात करी सारे दर्शकों से। आपरो दूरदर्शन परिवार तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अठे पधारिया। तो अगले एपिसोड में दूरदर्शन परिवार का अलबेलो राजस्थान में बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मैंने अंडे बुलाए और सब लोगों के सामने हमारी बातें रखी, जो शायद मैं वहीं कौन रख सकती, पर आपका चैनल का माध्यम से गई है कोई बात। तो
आपको भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल आप मायड़ भाषा में इतनी अच्छी बात करी और अगले एपिसोड में फिर एक जो पावना है बाणे सागे आपसे मिलसे हाँ फिर फिलहाल दी रहो माणे इजाजत। जी बिल्कुल, जय हिंद, जय भारत। जय भारत, वंदे मातरम।